व्हाट इज ए लॉ। अब लॉ इन तीनों से अलग है, और लॉ या कानून इन तीनों की तुलना में काफी व्यापक शब्द है। हम कह सकते हैं लॉ को परिभाषित करते हुए कि लॉ इज अ जनरल टर्म या इट इज ए जेनेरिक टर्म which includes all acts of commissions and omissions which are prescribed by the state to regulate the society। इसको समझते हैं कि ये क्या है लॉ। लॉ एक सामान्य शब्द है और इसमें वे सभी कार्य, वे सभी आदेश, सभी निर्देश, प्रत्येक ऐसी चीज आएगी जिसको हम कहते हैं एवरी एक्ट ऑफ कमीशन। कमीशन जिसके द्वारा राज्य कहता है कि आपको यह करना है, आपको इनकम टैक्स पे करना है। सो दिस इज एन ऑर्डर ऑफ कमीशन। और एवरी एक्ट ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब जिसके द्वारा राज्य, सरकार, सत्ता आपको कहती है कि यह नहीं करना है, टैक्स की चोरी नहीं करनी है, दिस इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन। तो जितने कमीशन और ओमिशन के निर्देश दिए जाते हैं राज्य के द्वारा, सत्ता के द्वारा, और जिससे राज्य या सत्ता समाज को, नागरिकों को, लोगों को नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है, ऐसे सारे कार्यों को राजनीति विज्ञान में लॉ के नाम से जाना जाता है। तो लॉ का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका होराइजन बहुत व्यापक है। और देखें लॉ का उद्देश्य क्या है। ऐसे सारे कार्य जिसके द्वारा राज्य, नागरिक या जनता के जीवन को नियंत्रित करता है वो लॉ है। तो लॉ के तहत पार्लियामेंट का एक्ट भी आएगा। सो व्हाट इज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज ए लॉ, इट इज एन स्टैट्यूटरी लॉ, इसको स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। इसी तरह लॉ के अंतर्गत ऑर्डिनेंस भी माना जाएगा। ऑर्डिनेंस भी लॉ है, उसके द्वारा भी आप समाज को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह जो जुडिशियरी के रूलिंग्स है, न्यायपालिका के निर्णय हैं, उसको भी लॉ के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा भी समाज को डूज एंड डोंट्स किया जाता है। कमीशन और ओमिशन होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, निजता में दखल देना है या नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उसको हम एक्ट नहीं कह सकते, उसको हम ऑर्डिनेंस नहीं कह सकते, लेकिन उसको हम व्यापक संदर्भ में लॉ या कानून कह सकते हैं। तो लॉ में संसद का एक्ट भी शामिल है, ऑर्डिनेंस भी शामिल है, जुडिशियरी के रूलिंग्स भी शामिल है। इसी तरह यदि पार्लियामेंट के एक्ट के आधार पर मिनिस्टर के द्वारा, अधिकारी के द्वारा कोई बाय लॉज या उप कानून प्रस्तावित किया जाता है तो वो भी लॉ में शामिल है। कोई रेगुलेशन बनाया जाता है, कोई आदेश जारी किया जाता है एग्जीक्यूटिव का उस एक्ट के आधार पर, तो वह भी लॉ है। तो लॉ इज ए जनरल टर्म, लॉ इज ए वेरी एक्सटेंसिव टर्म, और लॉ के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। एक्ट भी लॉ के अंतर्गत आएगा, ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंतर्गत आएगा, बिल भी लॉ के अंतर्गत आएगा, कार्यपालिका के आदेश भी लॉ के अंतर्गत आएंगे, जिलाधिकारी के आदेश को भी व्यापक रूप में लॉ कहा जाता है, राष्ट्रपति मंत्री के आदेश को भी लॉ कहा जाता है, कानून की व्याख्या से संबंधित न्यायालय के निर्णय को भी लॉ कहा जाता है। अब देखें कि एक्ट और बिल का संबंध लेजिस्लेचर से, लेकिन लॉ का संबंध कार्यपालिका से भी हो सकता है, विधायिका से भी हो सकता है, और न्यायपालिका से भी हो सकता है। इसका मतलब लॉ बनाने का कार्य सरकार के सभी अंग कर सकते हैं। कार्यपालिका भी लॉ बनाती है, विधायिका भी लॉ बनाती है, और न्यायपालिका भी लॉ बनाती है। जबकि एक्ट का कार्य केवल विधायिका कर सकती है, और हम जानते हैं एक्ट का ही एक प्रारंभिक रूप क्या है, बिल। और ऑर्डिनेंस के संदर्भ में हम देखते हैं कि मूलतः यह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन विधायिका का अप्रूवल चाहिए। लेकिन लॉ के संदर्भ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी बात होती है। अब यहां देखें, इस अंतर को समझने के लिए ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉमन लॉ। उससे भी आप समझ पाएंगे कि ब्रिटेन में दो चीजें, स्टैट्यूटरी लॉ और कॉमन लॉ। बहुत ही फेमस ब्रिटेन की ये अभिव्यक्ति है। अब स्टैट्यूटरी लॉ क्या है? ये एक्ट है जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया, जब बैठक हुई, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, वो सब होने के बाद जो निकला वो एक्ट है। पहले बिल था, अब एक्ट है। कॉमन लॉ इसकी तुलना में अलग है, ये पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया है, लेकिन कॉमन लॉ को भी ब्रिटेन में काफी प्रमुखता है, और कुछ रूपों में तो कॉमन लॉ ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का। तो कॉमन लॉ क्या है? जो ब्रिटिश राजनीतिक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण परंपराएं, वो कॉमन लॉ के तहत आती।
जो जुडिशियरी के इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट्स हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, वो सब किसके तहत आते हैं? कॉमन लॉ के तहत। अभी के संदर्भ में तो ये ब्रिटिश कॉमन लॉ है। अभी के संदर्भ में कॉमन लॉ का संबंध मुख्यतः जुडिशियरी के निर्णय से माना जाता है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि लॉ बहुत व्यापक शब्द है। आप देखते हैं कि ब्रिटेन में यह डिफरेंस ज्यादा विजिबल है, क्योंकि ब्रिटेन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है प्राइमरी लेजिस्लेशन। जब हम ब्रिटिश जुडिशियरी या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्राइमरी लेजिस्लेशन और सेकेंडरी लेजिस्लेशन, प्राथमिक विधि निर्माण और द्वितीयक विधि निर्माण। प्राइमरी लेजिस्लेशन से जिसका निर्माण होता है वो एक्ट है, और सेकेंडरी लेजिस्लेशन से जिसका निर्माण होता है वो बिल है। और सेकेंडरी लेजिस्लेशन के लिए ही इसीलिए ब्रिटेन और अब पूरी दुनिया में एक शब्द का प्रयोग होता है जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त विधि निर्माण कहते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त विधि निर्माण। आइए समझते हैं कि क्या है। जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ब्रिटेन में एक सिस्टम बहुत फेमस है जिसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इंडिया में भी आ रहा है। डेलीगेट का मतलब किसी को दे देना, प्रदत्त कर देना, कि मैं अपनी शक्ति किसी को दे दूं, तो यह डेलीगेशन ऑफ पावर है। ब्रिटेन में जो संसद है वो एक्ट पारित करती है, अधिनियम पारित करती है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार नहीं होता है, उसमें बहुत समग्रता नहीं होती है। एक प्रकार से उसने ढांचा बना दिया, एक स्केलेटन पारित कर दिया, मोटी मोटी बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निर्धारित कर दी कि ये चीजें। वो एक्ट हुआ क्योंकि पार्लियामेंट ने पारित किया, और उसके आधार पर डेलीगेट कर देता है कि अब इसकी जो छोटी छोटी बातें, इसकी जो व्याख्याएं हैं, इसके आगे किस प्रकार इसको इंप्लीमेंट किया जाए और क्या आदेश जारी किया जाए, वो सारी पावर डेलीगेट कर देता है। वो सारी पावर दे देता है किसे? एग्जीक्यूटिव को, मंत्रियों को, अधिकारियों को। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इंटरप्रेट करे जुडिशियरी। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा इसीलिए किस चीज का निर्माण होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का संबंध लॉ से, जबकि प्राइमरी लेजिस्लेशन का संबंध एक्ट से। तो दोस्तों ये चार चीजें हमने देखी। बिल क्या है, एक्ट क्या है, लॉ क्या है और ऑर्डिनेंस क्या है। आइए इसको कुछ स्लाइड्स के